वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान में अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली लेसन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन के बारे में। तो कह रहे हैं यहाँ पर वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट्य, इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कैसे किसे कहेंगे हम लोग? तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में यानी घोल जो बनाए हैं उसमें विद्युत धारा क्या हो जा रही है बच्चों? प्रवाहित हो जा रही है। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। यानी कोई भी जलीय विलयन है, जब उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो वह टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे आपके पास उदाहरण के रूप में ऐसे HCl का जलीय विलयन ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, इससे HCl के जलीय विलयन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आप देख रहे हैं कि HCl है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H+ यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के रूप में टूट जा रहा है। चूंकि यहाँ पर दो दो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, क्लोरीन 2 है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। ठीक है बच्चों, यानी HCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के रूप में और क्लोरीन गैस के रूप में यह टूट जाएगा, अपघटित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस पर सिद्धांत कौन सा कार्य करता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, क्या है आपका? वैद्युत वियोजन का सिद्धांत के बारे में है। यहाँ पर है वांटे आर्हेनियस के अनुसार, यहाँ पर हल करेंगे बच्चों। देखेंगे जो आर्हेनियस ने सन 1887 ईस्वी में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है बच्चों, जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत, आयनिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, इस समय जो यह चल रहा है इसका आधुनिक रूप निम्न प्रकार से है। पहला नंबर है, कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह 2 प्रकार के वैद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में जब घोल देते हैं तो वह क्या हो जाता है? वह 2 प्रकार के, ठीक है बच्चों, यह 2 प्रकार के वैद्युत आवेशित कणों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? इस क्रिया को आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास है HCl, नमक, यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, नमक ले रहे हैं NaCl को। जब NaCl को जल में घोलेंगे तो यह सोडियम आयन यानी Na+ आयन के रूप में तथा क्लोराइड आयन यानी Cl- के रूप में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। यानी आपके पास है NaCl, जब इसको जब जल में घोलेंगे यह सोडियम+ आयन और क्लोरीन+ आयन के रूप में यह क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा। जो इनका यह पहला आया है सिद्धांत था। दूसरा कह रहा है विद्युत आवेशित युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जब वैद्युत यह है आवेश जो है ग्रहण कर रहा है, धनायन और ऋणायन, इस प्रकार के परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? आयन कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन तथा ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? ऋणायन कहते हैं। यानी जो यह टूटा है, वियोजित हुआ है, तो जो धन यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में है इसे धनायन कहेंगे इसके समूह को, और जो ऋण के रूप में है यहाँ पर इसको ऋणायन के रूप में कहेंगे। ठीक बच्चों, यह दूसरा इनका था। तीसरा देखेंगे यहाँ पर, तो तीसरा है आपका, ध्यान देंगे तो यह तीसरा है आपका, पर है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों के आवेशों की कुल संख्या ऋणायनों के आवेशों की कुल संख्या के बराबर होती है। अर्थात वैद्युत अपघट्य का विलयन विद्युत उदासीन होता है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो यह टूटा है, जो तीसरा इनका नियम बता रहे हैं सिद्धांत, यहाँ पर जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है।
तो यहाँ पर तीसरा कह रहा है यहीं कि किसी वैद्युत अपघट्य की विलयन में उपस्थित जो धाराएं की आवश्यक की कुल संख्या जो होती है वो ऋणावेशित आयनों की कुल संख्या की क्या होती है बच्चों, यह बराबर होती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यह दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। यानी जितना धनायन है उतना ही कितना क्या है बच्चों, ऋणायन है। चौथा क्या है, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघटन के अणु तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब आयनन की क्रिया होती है तो वह हमेशा उत्क्रमणीय होती है, और जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोल देते हैं तो वैद्युत अपघट्य के जो अणु है बच्चों या आयन के मध्य साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम यह स्थापित हो जाता है। जैसे हमारे पास है, यदि ए बी एक वैद्युत अपघट्य है तो ए बी को जल में घोलने पर ए बी का आयन यानी ए प्लस आयन या बी माइनस आयन के जो मध्य है यह साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में स्थापित होगी। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर है ए बी इक्वल टू तोड़े गया है तो ए प्लस और प्लस बी माइनस है। यहाँ पर साम्य अवस्था में देखेंगे तो यहाँ पर उत्पाद यहाँ पर है उत्पाद, ठीक है, उत्पाद बटा में अभिकारक, और यह उत्पाद बटा में जो अभिकारक होता है यह हमेशा एक कांस्टेंट होता है जिसको साम्य अवस्था कहते हैं बच्चों। तो उत्पाद आपका क्या है, यहाँ पर एक्टिव मास ए प्लस है और एक्टिव मास बी माइनस है, बट्टा में एक्टिव मास ए बी लिखा गया है, यानी उत्पाद बट्टा में इसको अभिकारक। ठीक बच्चों, यानी जो शुरू में लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं और जो इक्वल टू में बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह ए प्लस प्लस बी माइनस जो है आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको एक्टिव मास के रूप में लिखा गया है, और यहाँ पर ए बी अभिकारक है जो बट्टा में यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है जहाँ ए प्लस तथा जो बी माइनस है तथा जो ए बी साम्य अवस्था पर ए प्लस द बी माइनस तथा ए बी की सांद्रताएं हैं, और के क्या है बच्चों, एक स्थिरांक है जिसे वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्यों क्या कहते हैं, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कहते हैं, या विद्युत वियोजन के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जो यहाँ पर 4 था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है आपका 5वां नियम, इनका सिद्धांत कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसकी सभी अणु आयनित नहीं होते। इनका 5वां सिद्धांत क्या है बच्चों, जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उनके जो सभी अणु है वो आयनित नहीं होते। किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है आयनन की मात्रा कहलाती है, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहलाता है। इसे वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो आयनन की मात्रा है तो यह बराबर हो जाएगा आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बट्टा में अणुओं की कुल संख्या। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आयनन की मात्रा था आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या और बट्टा में कुल अणुओं की संख्या था। जैसे यहाँ पर है, माना कि ए बी के प्रारंभ में यहाँ पर लिए गए अणुओं की संख्या 100 है। मान लेते हैं शुरू में 100 अणुओं की संख्या ली गई है। समय अवस्था पर इसके 10 अणु आयनित अवस्था में है तथा 90 अणु अनआयनित, यानी 90 जो अणु है आयनित नहीं होते हैं। तो यह कैसे हो जाएगा, तो ए बी हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, इसको अनुजेशन करेंगे तो ए प्लस और बी माइनस के रूप में होगा। तो आपका अभिकारक 100 है और उत्पाद क्या हो जा रहा है बच्चों, यह टूटकर 10 हो जा रहा है। तो जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था पर अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो अब 100 में से 10 तो निकल गए बच्चों, तो बच जाएंगे आपके कितने, 90 बच जाएंगे। अतः आयनन की जो मात्रा है तो यह पूरा, तो आयनों में यहाँ पर आयनन की मात्रा निकालेंगे तो आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, और वियोजित अणुओं की संख्या कितनी बच्ची है, यहाँ पर 10 है, और अणुओं की कुल संख्या, हमने अणुओं की कुल संख्या कितना लिया है 100, यानी 10 बटा में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। इसका मान 1 या 1 से कम होता है, इसे प्रतिशतता में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए इनका अगला नियम देखते हैं। यहाँ पर 7वां नियम क्या है, करा है 7वां इनका सिद्धांत कि किसी वैद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके आयनों के स्वभाव तथा उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, जो वैद्युत अपघट्य का भौतिक और रासायनिक गुण है वह उनके आयन के स्वभाव और उनकी मात्रा पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। 7वां सिद्धांत क्या है बच्चों, 7वां कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो वैद्युत चालकता, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या
तथा उसके आवेशों पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, यदि आयनों की संख्या अधिक है तथा आवेश की मात्रा भी अधिक है तो वैद्युत चालकता भी इसकी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यह है आपका आर्हेनियस के अनुसार वैद्युत वियोजन के यह सिद्धांत था, जो 7 आपको मैंने बताया। ठीक है बच्चों, अब जो आयनन है उसको भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो आयनन बनाए हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर किसी वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, यानी जो आयनन की है उस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें से पहला है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, यानी जो वैद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर है उसका परिभाषा, जो पदार्थ जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो अच्छी तरह से घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, उस प्रकार के आयनों में जो वियोजित हो जाते हैं वो ऐसे वैद्युत अपघट्य को हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि नमक को जल में घोलते हैं तो अच्छी तरह से घुल जाता है, यानी NaCl है, KNO3 है आपका, यहाँ पर NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर CH3COON है। ठीक है, सोडियम एसीटेट है, यहाँ पर HCl है आपका, फिर HNO3 है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सभी क्या होते हैं बच्चों, एकदम प्रबल रूप से वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में क्या होते हैं बच्चों, टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे पदार्थों को हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिन पदार्थों के जलीय विलयन में, ठीक है बच्चों, जिन पदार्थों के जलीय विलयन में उनके आयनन की मात्रा कम होती है, अर्थात, ठीक है बच्चों, अर्थात जो जलीय विलयन में मुख्यतः अवियोजित रहते हैं, अणुओं के रूप में रहते हैं, यानी जो टूट नहीं पाते हैं, अच्छी से टूट नहीं पाते हैं, अच्छे से घुल नहीं पाते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर है CH3COOH, HCN है, H2S है तथा NH4OH है। ये सभी क्या है बच्चों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्यों? क्योंकि इन्हें यदि घोलते हैं तो ये डिजॉल्व अच्छे से नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा रह जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा हेडिंग देखते हैं, विलायक की प्रकृति पर। ठीक है बच्चों, विलायक की प्रकृति पर भी यह बात निर्भर करेगा। क्या है, तो विलायक की प्रवृत्ति भी आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है। अन्य विलायकों की तुलना में जल में आयनन की मात्रा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। जल में आयनन की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। चलिए तीसरा देखते हैं, विलयन पर सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरा है विलयन जो है उस पर सांद्रण का क्या प्रभाव है। तो देखेंगे, वैद्युत अपघट्य का आयनन विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अतः तनु विलयन में आयनन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो तनु विलयन है उसमें आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। चौथा देखते हैं, यहाँ पर यह ताप की प्रकृति पर भी आयनन की मात्रा प्रभावित होती है बच्चों। ताप वृद्धि करने पर आयनन की मात्रा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे अध्ययन करते हैं हम लोग। पांचवा, यहाँ पर पांचवा कह रहा है, विलयन में सम आयन की उपस्थिति भी आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है। जो विलयन में जो सम आयन है, बराबर बराबर आयन है, उनकी उपस्थिति भी आयनन को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है। कह रहा है, यदि विलयन में सम आयन उपस्थित हो तो आयनन की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात जैसे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यहाँ जो अमोनियम है NH4+ जो आयन है यह सम आयन है। ठीक है बच्चों, यह आपका क्या है, सम आयन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आयनन को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे बच्चों। तो पहला था आपका वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, जो घुलते थे अच्छी तरह से, जो नहीं घुलते थे। दूसरा था विलायक की प्रवृत्ति। ठीक है बच्चों, आयनन को प्रभावित कर रहा था विलायक की प्रवृत्ति भी। ठीक है, तीसरा था विलयन का आपका सांद्रण था। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या था, विलयन का सांद्रण था।
चौथा यहाँ पर ताप था जो आयनन को प्रभावित करता है, और पांचवा था विलयन में सम आयन की उपस्थिति के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा और एक हेडिंग पढ़ लेते हैं हम लोग, जल का आयनिक गुणनफल यानी साम्य अवस्था पर क्या होता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी यह बहुविकल्पी में इसका मान पूछ लेता है, इसलिए हम लोग इसका यहीं पर अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस 0 to पाई क्लास, ठीक है बच्चों, 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और हाई स्कूल यहाँ पर इंटरमीडिएट के क्लास 9th के 11th के सभी विषयों की तैयारी की जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप इस चैनल के साथ 0 to पाई क्लासेज के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जल का आयनिक गुणनफल हम लोग निकालते हैं बच्चों, साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जल का आयनन बहुत कम होता है तथा इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है जल H2O को अभी यहाँ पर आयनों के रूप में तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। इसका साम्यावस्था के लिए मैं बताया था बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, जो K के बराबर था, तो सबसे पहले आप एक्टिव मास के रूप में लिखेंगे प्रोडक्ट और बट्टा में अभिकारक को, यानी एक्टिव मास H प्लस आयन, यहाँ पर है एक्टिव मास, यहाँ पर OH माइनस आयन, भट्टा में एक्टिव मास H2O, और इस प्रकार की जो अवस्था मिलती है इसको साम्य अवस्था कहते हैं, और एक कांस्टेंट जो K लगाते हैं इसको साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं बच्चों, साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कितना मान, ठीक बच्चों, इसका मान कितना होता है हम लोग अध्ययन करते हैं। देखेंगे सबसे पहले कि यह क्या क्या था, तो ये आपने देखा जहाँ H प्लस OH माइनस तथा H2O साम्य अवस्था पर क्रमशः था H प्लस में, OH माइनस में तथा H2O की क्या थी क्रमशः बच्चों, सांद्रताएं हैं, और सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, जिसे संक्षेप में हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसको हम लोग मोलारता के रूप में अध्ययन करते हैं बच्चों। क्या अध्ययन करते हैं, मोलारता के रूप में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर यही बहुविकल्पी में पूछता है बच्चों कभी कभी कि जल की मोलारता कितनी होती है। ठीक है बच्चों, या जल की अणुओं की संख्या कितनी होती है 1 लीटर में, तो वहीं देखेंगे तो जल के लगभग 550 लाख अणुओं में केवल एक अणु आयनित होता है। ठीक है बच्चों, अतः जल के अणुओं का सांद्रण स्थिर माना जा सकता है। तनु विलयन में H2O का मान लगभग 55.55 मोलर, ठीक है बच्चों, होता है, याद रखिएगा। 1 लीटर में जल कणों की संख्या कितनी होती है बच्चों, कितनी मोलरता होती है जल की, 55.55, याद रखिएगा, यही मैं बता रहा था। कभी कभी बच्चों बहुविकल्पी में पूछ दे रहा है, यहाँ पर यह 55.55 है। अतः जो आप देखेंगे जो आयनन के रूप में तोड़ा गया था, एक कांस्टेंट में लगाया था, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा H प्लस एक्टिव मास H प्लस एक्टिव मास OH माइनस इक्वल टू K, और गुणा कर दिया गया है एक्टिव मास H2O। यह आपका K कांस्टेंट है बच्चों, जहां पर KW लिखा गया है यानी जल के रूप में, जहां कह रहा है कि KW एक स्थिरांक है, स्थिर ताप पर इसका मान स्थिर रहता है। चूंकि यह H प्लस तथा OH माइनस की सांद्रताओं के गुणनफल को प्रदर्शित करता है, अतः इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, यानी गुणनफल के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग जल के क्या बच्चों पढ़ते हैं, आयनिक गुणनफल पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, विभिन्न प्रयोगों द्वारा इनमें चालकता मान प्रमुख है, जिनका मान ज्ञात किया जा चुका है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 1 गुणे 10 का पावर -14, यानी H प्लस आयन और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का जो गुणनफल होता है वो 10 के घात -14 के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। आपको मिलेगा यहीं पर pH मान, ठीक है बच्चों, जिसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर हमने आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। जल का आयनिक गुणनफल का ज्ञान अत्यधिक उपयोगी है, जिसकी सहायता से बच्चों क्या कर सकते हैं आप, H प्लस आयन की सांद्रता यानी pH मान निकाल सकते हैं, या OH की सांद्रता निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह आपका था इस प्रकार से। ठीक है,
अब हम लोग आर्हेनियस के अनुसार बच्चों पढ़ेंगे हम लोग अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किनके अनुसार? आर्हेनियस के समीकरण के, जो अभी मैं बताया आर्हेनियस के वियोजन स्थिरांक के बच्चों, उनके बारे में सबसे पहले अम्ल तथा भस्म के बारे में अध्ययन करेंगे आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है बच्चों, अम्ल यानी एसिड किसे कहते हैं या बेस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल या क्षार किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्हेनियस के आयनन जो सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ाए। ठीक है बच्चों, आयनन सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर अम्ल की परिभाषा क्या होती है तो देखेंगे आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है बच्चों, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं? अब परिभाषा अम्ल की लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ देते हैं। ठीक है बच्चों, यह इंपॉर्टेंट है अम्ल क्षार लवण के बारे में परिभाषा और इसका फार्मूला भी। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर सबसे पहले आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे अम्ल। अम्ल वे पदार्थ है, याद रखिएगा बच्चों, कॉपी कलम लेकर अच्छे से तैयार रहिएगा और यह इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर है CH3COOH, HCl, HNO3, ये सभी क्या है बच्चों? अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि ये वियोजित होकर H+ आयन के रूप में देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर CH3COOH है, इसको जब तोड़ेंगे या CH3COO-, ठीक है बच्चों, और H+ आयन के रूप में क्या हो जाएगा? यह वियोजित हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों HCl है, HCl को तोड़ेंगे यह H+ आयन और Cl- के रूप में यह टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर HNO3 को यदि तोड़ते हैं तो H+ और NO3- के रूप में टूट जाता है। तो यह है आपका, यह था परिभाषा अम्ल का। ठीक है बच्चों, और इसके यह आपके इम्पोर्टेंट उदाहरण थे। ठीक है बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह पूरा। अम्ल की परिभाषा बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं बच्चों? हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन देते हैं, और इसका आपने एग्जाम्पल देखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल तथा क्षार में हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। आर्हेनियस के अनुसार ही चलते हैं बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार ही अम्ल के बाद हम लोग क्षार पढ़ते हैं। तो क्षार या भस्म वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं आर्हेनियस के अनुसार बच्चों? अम्ल के बाद क्षार क्या है? तो क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं बच्चों? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन को क्या देते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर है बेरियम हाइड्रोक्साइड। सीखे बच्चों, BA या OH का होल ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से आपके क्षार है। इनको तोड़ेंगे तो यह क्या देते हैं बच्चों? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? भस्म या यहाँ पर क्षार कहा जाता है। जैसे NaOH को जब तोड़ते हैं बच्चों तो Na+OH- यानी OH के रूप में यह टूट गया। ठीक है बच्चों, KOH को तोड़ेंगे तो K++OH- के रूप में यह टूट गया, या AQ का मतलब एक्वा सोल्यूशन होता है बच्चों। BaOH का होल ट्वाइस का मतलब होता है, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो Ba2+ और 2OH- के रूप में टूट जाएगा, क्योंकि जितना धनायन है बच्चों उतना ही हमको क्या चाहिए? ऋणायन भी चाहिए। ठीक है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे NH4OH को तो यह NH4+ OH- के रूप में टूट जाएगा। यह आपका आधुनिक था बच्चों, और आर्हेनियस के अनुसार था। लेकिन इसमें आधुनिक जो है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया था बच्चों, बाद में अम्ल क्षार और लवण की परिभाषाओं को। ठीक है, जब ब्रांस्टेड और लॉरी नामक दो वैज्ञानिक आ गए सन 1923 ईस्वी में, तो उन्होंने थोड़ा सा इनमें जो परिभाषा थी अम्ल तथा क्षार में, इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, जिसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा के अनुसार यानी मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा को अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो आपको मैं बताया बच्चों, यह आर्हेनियस के अनुसार था। ठीक है, चलिए आर्हेनियस द्वारा थोड़ा सा जानकारी लेते हैं बच्चों। आर्हेनियस द्वारा प्रस्तुत
अम्ल तथा क्षार की परिभाषाएं केवल उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है जो जल में क्या होते थे बच्चों, वियोजित होते थे। आपने देखा सिर्फ धनायन और ऋणायन के रूप में ही टूट रहे थे। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, तो क्या हो रहे थे बच्चों, धनायन और ऋणायन के ही रूप में टूट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्हेनियस का जो थ्योरी था वह सिर्फ वही पदार्थों के लिए था जो जल में क्या होते थे बच्चों, वियोजित होते थे, विलीय होते थे। जल में अविलीय पदार्थों के लिए इन परिभाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक बच्चों, तब तो आप समझ ही रहे हैं। अब जो जल में जब जाएंगे ही नहीं, घुलेंगे ही नहीं, तो आप उनकी परिभाषा अम्ल क्षार कैसे बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। ठीक है बच्चों, इसके लिए ब्रांचेट और लॉरी नामक दो वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं बताई। इस प्रकार से देखेंगे, लॉरी और ब्रांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ने सन 1923 ईस्वी में इन परिभाषाओं को अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रोटॉन विनिमय के आधार पर अम्ल तथा क्षार को यानी भस्म को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। प्रोटॉन एक्सचेंज के रूप में इन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया बच्चों, क्या है, तो सबसे पहले अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ के प्रोटॉन दे सकते हैं। क्या होता है बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोटॉन को दे सकते हैं। प्रोटॉन दाता हो गए यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे। अम्ल किसे कहेंगे, तो जो प्रोटॉन को दे सकते हैं, यानी प्रोटॉन दाता का जो कार्य कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अम्ल कहेंगे। तथा क्षार यानी भस्म वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ग्राही है। ठीक है बच्चों, जो क्षार है वो प्रोटॉन क्या है, ग्राही है, किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं बच्चों, ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर है HCl को जल में घोलने पर H2O को H+ आयन प्रदान करता है, अतः यह अम्ल है। यानी HCl को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो यह क्या होता है, जो H+ आयन के रूप में था, ठीक है, यहाँ पर H+ और Cl-, तो यह जो H+ है इसको जल को एक अपना प्रोटॉन दे दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन 3 हो गया और लेने की वजह से यह, ठीक है बच्चों, धनायन हो गया। ठीक है बच्चों, देने की वजह से धनायन हो गया और यह क्लोरीन तो आप देख ही रहे हैं टूट रहा है इस प्रकार से। ठीक, अगला देखेंगे तो NH3 अमोनिया को जल में घोलने पर जल से हाइड्रोजन आयन को क्या करता है बच्चों, ग्रहण कर लेता है, अपने को ले लेता है, अतः एक प्रकार का क्या है, क्षार है। यानी NH3+ H2O में जो हाइड्रोजन यहाँ का है, इस हाइड्रोजन को NH3 अमोनिया ने ले लिया, जिसकी वजह से NH4+ हो गया और यहाँ पर OH- हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, हमने आर्हेनियस के अनुसार आपको यहाँ पर अम्ल क्षार की परिभाषा बताया और इसके बाद ब्रांस्टेड तथा लॉरी का यानी आधुनिक अपने पढ़ा बच्चों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ा, एसिड एंड बेस के बारे में, यानी अम्ल तथा क्षार का आधुनिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, अतः जो प्रोटॉन दाता है, जो प्रोटॉन डोनर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अभी जो मैं बता रहा था आपको, अम्ल कहेंगे। तथा जो प्रोटॉन ग्राही है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, क्षार कहेंगे। अतः अम्ल तथा क्षार को निम्न प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अम्ल तथा क्षार की जो परिभाषा है यह आज भी, ठीक है बच्चों, मान्य है, आधुनिक, इसलिए इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं बच्चों, आधुनिक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस परिभाषा के आधार पर न केवल जल में विलेय पदार्थ बल्कि जल में अविलेय पदार्थों को भी अम्ल क्षार के रूप में कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। जैसे फिनाप्थलीन है बच्चों, फिनाल के रूप में है, यहाँ पर पहले फिनाल है C6H5OH, अम्लीय व पिरिडीन यानी क्षारीय है C5H5N। आप देखेंगे यहाँ पर ये H+ आयन और OH- आयन के रूप में। इस प्रकार से हम लोग यदि जल में या जब नहीं घुल सकते तो इसको हम लोग नहीं बता सकते थे बच्चों कि अम्ल है कि क्षार है, लेकिन ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। यानी C6H5OH में जब OH- हम लोग, ठीक है बच्चों, दे देंगे तो यह हो जाएगा C6H5O और माइनस, और यहाँ हो जाएगा H2O, यानी यहाँ से इसने क्या किया, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया और H2O बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर C5H5N में यदि हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन यहाँ पर दाता के रूप में हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो
C5H5NH+ के रूप में यह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा थी। इस परिभाषा के आधार पर न केवल उदासीन अणुओं को बल्कि आयनों को भी अम्ल या क्षार के रूप में, ठीक है बच्चों, कहा जा सकता है। जैसे अमोनियम आयन है NH4+ अम्ल की भांति कार्य करता है, तथा कार्बोनेट आयन, ठीक है बच्चों, कार्बोनेट आयन CO3 2- को हम लोग क्षार के रूप में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ब्रांस्टेड और लोरी, ठीक है बच्चों, यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट था अम्ल क्षार की। ठीक है, चले हम लोग अम्ल क्षार के बारे में अध्ययन कर लिए। अब बच्चों हम लोग लवण के बारे में अध्ययन करते हैं कि लवण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवण किसे कहेंगे, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों। करा है, भस्म को क्षार भी कहते हैं, भस्म को कभी कभी क्षारक, यहाँ एल्कली भी कहते हैं। भस्म को क्षार तब कहते हैं जब उसकी शुद्ध अवस्था में OH उपस्थित हो। ठीक है बच्चों, तो यह आपकी था इस प्रकार से। तो हम लोग सबसे अब अम्ल क्षार के बाद लवण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, इससे पहले आपने देखा हमने अम्ल के बारे में, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार, क्षार के बारे में, ठीक है बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार, वैसे ही ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल क्षार के बारे में अध्ययन किया, उसके एग्जाम्पलों को देखा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप 0 to पाई क्लासेस के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे लवण के बारे में। ठीक है बच्चों, लवण के बारे में, साल्ट के बारे में। तो किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उदासीनीकरण की क्रिया के से प्राप्त जो होता है उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर है NH3 और प्लस HCl को, यानी क्षार को, अम्ल को जब हम लोग मिलाते हैं और जो बनता है, जो प्राप्त होता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लवण कहते हैं। यहाँ पर है NH4Cl। क्या बच्चों, क्षार और अम्ल को मिलाकर जो प्राप्त किया गया है वह क्या है बच्चों, लवण है। यानी जलीय विलयन में क्षार व अम्ल की उदासीनी अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जो जलीय विलयन है उसमें यदि हम लोग क्षार, अम्ल और क्षार से क्रिया करा देते हैं तो जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट, जो उत्पाद प्राप्त होता है वह क्या कहलाते हैं बच्चों, लवण कहलाता है। और उसके साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर है NaOH क्षार है आपका, ठीक है, और HCl अम्ल है। दोनों का अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और बच्चों क्या प्राप्त होगा, आपका जल प्राप्त होगा। इस प्रकार से, ठीक है। लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। आयनों को भास्मिक, ठीक है बच्चों, मूलक यानी बेसिस रेडिकल कहते हैं, तथा ऋणायनों को अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल कहते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर Na+ है, इसको भास्मिक मूलक कहेंगे, और यहाँ पर Cl- को अम्लीय मूलक कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से था यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लवणों के प्रकार क्या है बच्चों, लवण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है सामान्य लवण। नॉर्मल साल्ट क्या होता है बच्चों, इसका परिभाषा देखेंगे तो देखेंगे वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन या OH नहीं होते, OH जो ऋणायन है वह नहीं होते, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे NaCl में न H+ है न OH- है। इस प्रकार के लवणों को हम लोग बच्चों सामान्य लवण कहेंगे। या KNO3 में भी आपने देखा बच्चों न H+ है न OH- है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहें बच्चों, सामान्य लवण कहते हैं। दूसरा देखेंगे अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अम्लीय लवण वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। यानी जिनमें H+ विस्थापन होता है, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे NaHSO4 तथा NaHCO3 क्या है बच्चों, अम्लीय लवण है। वैसे ही हम लोग देखेंगे क्षारीय लवण के बारे में, बेसिक यहाँ पर क्षारीय लवण के बारे में। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- होता है, क्षारीय लवण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे MgOH है, Cl MgOH, Cl है यहाँ पर, Zn OHCl है, PbOH
NO3 यह सभी क्या है बच्चों, क्षारीय लवण थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका। ठीक बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं मिश्रित लवण क्या होता है। तो वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं बच्चों। यानी मिश्रित लवण किसे कहते हैं, तो एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होंगे। जैसे यहाँ पर Na प्लस भी है और K प्लस है, यानी एक से अधिक धनायन है बच्चों। SO4 माइनस भी है, यहाँ पर धनायन भी है और ऋणायन भी, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मिश्रित लवण कहेंगे। वैसे यहाँ पर है NaOCl यानी Cl, यहाँ पर है मिश्रित लवण है। ठीक है बच्चों, पांचवा देखेंगे द्विक लवण, डुअल साल्ट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या किसे कहते हैं, तो जब दो सरल लवण रहेंगे उनके जलीय विलयन के वाष्पीकरण से जो प्राप्त होगा उस लवण को ही द्विक लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्विक लवण में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। जैसे मैं अपने फिटकिरी यानी पोटाशियम के बारे में अध्ययन किया और यहाँ पर मोहर लवण के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पोटाशियम यानी फिटकिरी का सूत्र हो जाएगा K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज 24H2O। ठीक है बच्चों, यह आपका था फिटकिरी या पोटाशियम। ठीक है बच्चों, वैसे ही मोहर लवण है आपका FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, द्विक लवण कहेंगे, डुअल साल्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब संकर लवण के कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। संकर लवण किसे कहते हैं, तो वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धनायन, ठीक है, धनायन के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं बच्चों, संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6 CuNH3 का होल 4, ठीक है बच्चों, Cl। ठीक है, यह सभी क्या थे बच्चों, संकर लवण थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अच्छे से अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, तो इस 02 पाई क्लासेज चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन कराया जा रहा है जो बच्चों 9, 10, 11, 12 की अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।